आज हम पढ़ रहे हैं पोएम वंस अपॉन अ टाइम। गैब्रियल ओकरा की लिखी हुई पोएम है ये, और ये इसको अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो ये एक सैटिरिकल पोएम है, यानी एक स्टायर है। स्टायर एक लिटरेरी आर्ट है, जो तरीका है जिसके जरिए से जिस पर स्टायर करना होता है उसको मजाक बनाया जाता है और उसकी कीमत, उसकी कदर, इसकी वैल्यू गिराई जाती है मजाक बना के, जिसके जरिए से लोगों में ये एक रवैया पैदा हो जाए, एटीट्यूड हो लोगों का कि वो अम्यूज हो जाए, उनको मजा आ जाए, और साथ में जिस चीज पर स्टायर किया गया है उसके बारे में लोगों को जानकारी हो जाए, उसके उस गलत एक जो कमजोरी है, उस जिस सब्जेक्ट पर स्टायर किया गया उस में जो कमजोरी है उससे लोगों को नफरत हो जाए, उस पर गुस्सा आ जाए, या उसको लोग गलत माने। और ये बाकी जो मज़ाहिया जो जनर है लिटरेचर का, बाकी जो भी कुछ हम लिखते हैं मजाक के तौर पर, शुगलिया जो चीज़ें हम लिखते हैं उनको हम जनरली कॉमिक्स कहा कहते हैं, यानी वो कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी के जरिए से ये बात की जाती है। कॉमेडी और सटायर में फ़र्क ये है कि कॉमेडी बस हंसने के लिए होती है, उसमें हंसा जाता है, खिलखिला के हंस सकते हैं, लेकिन उसमें किसी पर तंज नहीं कसा जाता है, वो तंजिया नहीं होती, उससे किसी कोई करेक्शन की दलील नहीं आती है। उसमें हम नहीं चाहते हैं कि कोई, मतलब उसमें कोशिश नहीं की जाती है कि ह्यूमन फोली या ह्यूमन वॉइसेस को करेक्ट किया जाए। तो लेकिन ये सटायर जो होता है ये डिराइड करता है, तंज करता है, तंजिया बातें करता है, मजाक करता है, और इस मजाक को एक हथियार के तौर पर यूज करता है, एक इंसान के खिलाफ, एक इंसानों की क्लास के खिलाफ, या अलग से एक क्लास के खिलाफ, जैसे कि इस वंस अपॉन अ टाइम में है, या इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, या पूरी नेशन के खिलाफ, पूरी कौम के खिलाफ, पूरे मुल्क के खिलाफ, या फिर कभी कभार पूरे ह्यूमन रेस के खिलाफ भी। और ये वंस अपॉन टाइम में ये चीजें हमें दिखती हैं। यहाँ पर जो स्टायर है वो पूरी एक तरह से एक पूरी ह्यूमन रेस की, यानी इंसानों की जो फितरत है उस पर एक तंज कसा गया है। और साथ में बिहेवियर जो है, जब क्लास चेंज होती है तो बिहेवियर कैसे चेंज होता है इंसान का, वो उसमें जिक्र किया गया है, उस पर तंज कसा गया है। तो जब हम पोएम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हम क्या बोल रहे हैं। तो पोएम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लास्ट ईयर के चंद चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं। ये आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा। ये जो पोएम्स जो होती हैं उनमें आमतौर से पोइट सीधी बात नहीं करते हैं, बल्कि वो कुछ और डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जिनको हम पोइटिक डिवाइसेस बोलते हैं। जिनको, यानी कई किस्म के फिगर्स ऑफ थॉट्स हैं, कई फिगर्स का यूज़ किया जाता है जिनको यूज़ करके एक्सप्रेस करते हैं पोइट्स अपना। तो इनमें से 3-4 चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आपने पढ़ा भी होगा पिछले साल भी कि पोइट्स जो पोइटिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, जैसे सिमली का यूज़ करते हैं, मेटाफर का यूज़ करते हैं, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं, और सिंबल्स का यूज़ करते हैं। खास करके इस पोएम में हम ध्यान देंगे सिंबल्स के बारे में। खुसूसी हो सकता है आपने अभी तक सिंबलिज्म या सिंबल्स का यूज़ इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। यहाँ इस पोएम में हम ज़रूर ध्यान देंगे सिंबल्स के लिए भी। तो आप जानते हैं सिमली जो है एक डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए जब यूज किया जाता है दो
एंटिटीज को, दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम कंपेयर करें डायरेक्टली एज और लाइक जैसे वर्ड्स के साथ, तो ऐसे कंपैरिजन को कहा जाता है सिमिली। लेकिन अगर इसी कंपैरिजन को हम इनडायरेक्ट यूज करें, यानी कि सीधे कंपैरिजन नहीं करें बल्कि स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी दे दें एक का दूसरे के साथ, एक ऑब्जेक्ट को हम रिलेट करें, उसको आइडेंटिफाई करें दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये मेटाफर कहलाता है, इसको सिमिली नहीं कहते हैं। और अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स और प्लांट्स को अगर हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दें जनरली, तो इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। और जहां तक सिंबल्स की बात है, तो जब एक एंटिटी, एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो जनरली इसको हम सिंबल कहते हैं। सिंबल इस तरह से जितने भी वर्ड्स हैं, पूरी जबानें जितनी भी हैं और उनके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो सिंबल्स ही होंगे। लेकिन इस सेंस में पोइट्री में सिंबल्स यूज नहीं किए जाते हैं। यहाँ सिंबल से मतलब है जो कन्वेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, एक खास कल्चर के साथ मंसूब करके एक खास इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इनको कहते हैं सिंबल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्रॉस है, क्रॉस सिंबल है क्रिश्चियनिटी का। रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस आपने देखा होगा, तो ये सिंबल है एक उस ऑर्गेनाइजेशन का जो जिनका जो फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन इंसानों की खिदमत के लिए जो वो काम करती है, एक एजेंसी द रेड क्रॉस सोसाइटी, उनका है सिंबल रेड क्रॉस। क्रीसेंट आपने देखा होगा कई बार, क्रीसेंट सिंबलाइज करता है कई मुस्लिम उस कल्चरल टेंडेंसीज को। इस तरह से अगर कोई कहता है कमल फूल, कमल तो खिला हुआ है आज के दौर में, पॉलिटिकल सेंस में अगर कोई बात कहता है, तो इससे साफ जाहिर है कमल से मतलब है बीजेपी की पार्टी, बीजेपी की गवर्नमेंट है आजकल, और तो इसलिए मतलब कमल खिला हुआ है। तो सिंबॉलिकली अगर कोई कमल यूज करता है तो इससे मतलब है बीजेपी पार्टी। तो ये हैं थोड़ी सी हर मामूली सी मिसालें जो मैंने पेश की है। अब हम पोएम पढ़ना शुरू करते हैं और ध्यान देते हैं इन 3-4 पोएटिक डिवाइसेस पर। वंस अपॉन अ टाइम, तो ये पहले ही का हमने कि टाइटल है इसका, वंस अपॉन अ टाइम। तो सिंबॉलिकली टाइम रिप्रेजेंट करता है चेंज को, यानी जब हम चेंज की बात करते हैं वक्त के साथ चीज़ों के बदलने की, तो आमतौर से इसके लिए हम एक घड़ी को डाल देते हैं सिंबल के तौर पर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये यहाँ टाइम के साथ क्या चेंज होती है, ये पोइट ने एक तंज की एक स्टायर इस पर खींचा है, किस तरह से लोग बदलते हैं वक्त के साथ। तो एक वक्त जमाना था, एक वक्त था, जो टाइटल है इसीलिए इस पोएम का। पढ़ते हैं पोएम को। Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their ice block cold eyes search behind my shadow. तो ये फर्स्ट स्टैंजा है इस पोएम का। Once upon a time, son, तो अपने सन को इसने एड्रेस किया है, सन को इन्वोक किया, सन के साथ बात कर रहा है, अपने बेटे के साथ बात कर रहा है। बेटा इसके सिंबॉलिकली सन फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कह रहा है अपने फ्यूचर को या अपने बेटे के साथ भी बात कर रहा है। वंस अपॉन अ टाइम सन, एक जमाना था बेटे, दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स, वो हंसा करते थे अपने दिलों के साथ, यानी जब वो हंसते थे तो दिल शामिल होता था। एंड लाफ विद देयर आईज, और हंसते थे आंखों के साथ, यानी उसमें आंखें भी शामिल, आंखों में दिली जज्बात
का इजहार होता था। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, लेकिन अब वो हंसते हैं सिर्फ दांतों से। अब दिल और आंखें उसमें शामिल नहीं होते, यानी फेशियल इंप्रेशंस, जो फेशियल चेहरे पर जो तासुरात पैदा होने चाहिए वो जज्बात के, वो अब दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि क्या है, बस वो दांत खोलते हैं। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, अब वो हंसते हैं महज अपने दांत खोल के। वाइल देयर आइस ब्लॉक कोल्ड आइस, जबकि उनकी आइस ब्लॉक कोल्ड आइस, आइस ब्लॉक्स की तरह ठंडी आंखें, सच बिहाइंड माई शैडो, वो मेरे शैडो के पीछे तलाश करती हैं, वो मेरे शैडो के पीछे तलाश, देयर आइस ब्लॉक कोल्ड आइज, मेटाफर के तौर पर यूज हुआ, आइस ब्लॉक कोल्ड आइज। पहले वो हंसते थे दिल के साथ, उसमें आंखें भी शामिल होती थी, अब वो दांतों के जरिए से हंसते हैं, जबकि उनकी ठंडी आंखें, आइस ब्लॉक्स की तरह ठंडी आंखें। तो आइस को उसने आइडेंटिफाई किया है आइस ब्लॉक्स के साथ, यानी कि आंखें ऐसी होती हैं जैसे कि आइस ब्लॉक्स। हालांकि सिमिली का यूज नहीं है, हम इसको आंखों को ही कहा है कि वो आइस ब्लॉक्स हैं, तो ये मेटाफर का यूज है। तो आइस ब्लॉक कोल्ड आइस, और ये ग्रामर के सेंस में भी बता दूं, ये कंपाउंड वर्ड बन गया है। जब हम हाइपन्स का यूज करते हैं वर्ड्स के दरमियान तो एक बड़ा वर्ड बनता है, यहाँ भी एक बना है आइस ब्लॉक कोल्ड। तो ये जो है रिप्रेजेंट करता है मेटाफर को, जो ऐसी ठंडी आंखें हैं जो बिल्कुल आइस के ब्लॉक्स की तरह हैं, उस मेटाफर को रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला कंपाउंड वर्ड। तो और वो ये आइस ब्लॉक कोल्ड आइज क्या करती हैं, सर्च बिहाइंड माई शैडो, वो मेरी तलाश करते हैं मेरे शैडो के पीछे। शैडो ये भी मेटाफर है, बल्कि सिंबॉलिकली एक मेटाफर है, सिंबल्स भी मेटाफर के तौर पर यूज होते हैं। तो शैडो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है इसकी हसीयत को, सिंबल के तौर पर इसका शैडो जो है रिप्रेजेंट करता है इसकी हसीयत को। पोइट कहता है, एक जमाना था सन, वो मेरे साथ दिल खोल के हंसते थे, मेरी आंखों में चमक आती थी हंसने की। अब वो हंसते हैं मैं अपने दांतों से, जबकि उनकी ठंडी आंखें, आइस ब्लॉक्स की तरह ठंडी आंखें, मेरे शैडो के पीछे तलाश करती हैं। वो मेरी हसीयत को देखना चाहती है, यानी कि इसकी आंखों आंखों में चमक इसलिए नहीं है, आंखों में जज्बात इसलिए नहीं है कि वो देख ढूंढ रहे हैं कि ये अब इस किस हैसियत का आदमी है। तो इस पोएम को वैसे दो प्लान पर इसको हम पढ़ सकते हैं। एक प्लान ये है कि टाइम के साथ साथ जब चेंज आती है, तो एक तो ये कि जब आदमी छोटा होता है, बचपना होता है इंसान को, तो वो टाइम फिर बदल जाता है, जब आदमी एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो किस तरह से फिर बचपन के दोस्तों में भी चेंज आते जाती है, वो बड़े होके वैसे बिहेव नहीं करते हैं जैसे वो बचपन में बिहेव करते थे, वो चेंज हो जाते हैं। वो देखते हैं अब इंसान की हैसियत क्या है। छोटे बच्चे जो हैं जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बड़े घुल मिल जाते हैं, बहुत जज्बाती हो जाते हैं, उनकी हमदर्दियां एक दूसरे के साथ जेन्युइन होती हैं, हकीकी होती हैं। लेकिन जब आदमी बड़ा हो जाता है तो वो ऐसे हमदर्दी नहीं करता, वो देखता है पहले मैंने किसके साथ उठना बैठना है, वो हैसियत को देखना चाहता है, हैसियत के साथ उठता बैठता बैठता है, तो चेंज आती है। ये तो एक प्लान है। दूसरा प्लान ये है कि टाइम के साथ साथ जो इंसानी जो उसके मतलब पोजीशन में अगर चेंज आ जाए तो किस तरह से लोग जो है उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। फर्ज करो बचपन में जो आपके साथ मिलने जुलने वाले लोग हैं वो हर किस्म की क्लास के बच्चे हो सकते हैं। एक कास्ट के बच्चे दूसरी कास्ट के बच्चों से मिलते जुलते होंगे तो उनमें वो कास्ट की तमीज नहीं होगी, लेकिन जो जो वो बढ़ते हो जाएंगे कास्ट, यानी वो तमीज आती जाएगी, क्लास की तमीज आती जाएगी। वो अमीर घराने से ये गरीब घराने से तमीज आती है, क्लास स्ट्रेटिफिकेशन जो होती है, क्लास डिफरेंसेस जो हैं वो नुमाया होना शुरू करते हैं। तो ये चीजें सारी जो हैं फिर वक्त के साथ सामने आती हैं। चेंज या तो मतलब टाइम के साथ बचपन से लेके बड़े होने तक है, या एक क्लास से शिफ्ट होने से लेके दूसरी क्लास में
चेंज होने से। फर्ज करो कोई आदमी अमीर था फिर गरीब हो गया, तो होता यह है कि इंसानों की नजरें उसी तरह से बदल जाती हैं। तो ये इसने इस पर तंज किया है कि किस तरह से इंसान जो है बदल जाता है। तंज है, एक सटायर है इंसानी फितरत पर, हाउ द ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस विद द चेंज ऑफ टाइम। ये इसने इसमें रिप्रेजेंट किया है। There was a time, indeed, they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. तो ये दूसरा स्टैंजा है, इसमें भी इसी तरह से आर्गुमेंट को आगे लिया गया है कि किस तरह से लोग बदलते हैं। देयर वॉज अ टाइम इंडीड, कहता एक वक्त था, इंडीड बेशक, में कोई शक की बात नहीं है। दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, तो वो शेक करते थे हैंड्स, यानी हाथ मिलाते थे अपने दिलों के साथ। जब वो हाथ मिलाते थे तो वार्मथ होती थी, जज्बा होता था, एक जोश होता था। बट दैट्स वन सन, लेकिन वो चला गया है। सन सन बतौरे मतलब आगे आने वाले टाइम की बात है। टाइम के साथ साथ बात बदल गई है, फ्यूचर को लिए कहा गया है कि ऐसा चला गया है, ऐसी बात नहीं रही है। या बेटे की इनोकेशन भी है, बेटे को कहा गया है, यानी वक्त बदल गया है। जो बचपन में होता था मेरे साथ वो नहीं होता है, ये अपने बेटे के साथ बात हो रही है। दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स बट दैट्स गॉन सन, लेकिन क्या था, वो गया है, वो बात चली गई, वो वक्त चला गया। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स, अब वो शेक करते हैं हैंड्स, अब वो हाथ मिलाते हैं विदाउट हार्ट्स, बगैर दिलों के, बगैर दिल के, यानी उसमें दिल शामिल नहीं होता था हैंड शेक करने के लिए। while their left hands search my empty pockets, और जबकि इसके उनके बाएं हाथ इसके खाली जेबों की तलाशी लेते होते हैं। दाएं हाथ तो वो मिलाते हैं, शेक हैंड करते हैं दाएं हाथ से, लेकिन बाएं हाथ उनके क्या होते हैं, वो तलाश कर रहे होते हैं उसके खाली जेबों की, खाली जेबों की तलाशी ले रहे होते हैं। तो एक्चुअली ये तलाशी नहीं ली जाती है जेबों की, जब हाथ मिलाया जाता है दूसरे के साथ तो तलाशी नहीं ली जाती है जेबों की हकीकतन, लेकिन ये मेटाफोरिकली है, मेटाफर के हिसाब से है। टू सर्च somebody's empty pockets, किसी के एम्प्टी पॉकेट्स को मेटाफोरिकली सर्च करना जो है, ये रिप्रेजेंट करता है उसकी हसीयत को जानने के लिए कि उसके जेब खाली है, अब वो पैसे वाला आदमी नहीं है। तो अब वो शेक हैंड्स तो करते हैं, हाथ तो मिलाते हैं, लेकिन उसमें वो दिल शामिल नहीं होता है, क्योंकि अब आदमी जो है गरीब हो गया है, उनके मयार का नहीं रहा। किस तरह से इंसान जब गरीब हो जाता है तो लोगों का बिहेवियर बदल जाता है, वो उस तरह से फिर वो बिहेव नहीं करते हैं। ये इस स्टैंजा की रिप्रेजेंटेशन है। तो मतलब यहाँ भी उसी तरह से मेटाफर्स का यूज है और उसी तरह से तंज किया है ह्यूमन बिहेवियर पर इंसान ने, ये पोइट ने। फील एट होम come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find the door shut on me. तो कहता है, अब ये यहाँ पर ये स्टैंजा जो है बदलते वक्त के साथ साथ बदलते, जब इंसान काफी देर तक एक दूसरे के साथ मतलब नजदीक रहता है तो किस तरह से वहां भी बिहेवियर बदल जाता है। खास करके जब यहाँ इस स्टैंजा को समझने के लिए आप समझो कि जब आप किसी के घर मेहमान जाते हो तो क्या होता है, तो वो आपको कहेंगे मेहमान के तौर पर, फील एट होम कम अगेन, फील एट होम कम अगेन, घर में महसूस करो, ऐसे महसूस करो जैसे कि घर में महसूस करो, कम अगेन दोबारा आना। दे से एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस ट्वाइस, और कहता है जब मैं आता हूँ दोबारा और ऐसे फील करता हूँ, ऐसे बैठता हूँ जैसे कि घर में हूँ, यानी वैसे बिहेव करता हूँ जैसे घर में होता हूँ, अपने घर की तरह दूसरे घर में रहता हूँ। वंस ट्वाइस, तो ये होता है एक दफा या दो दफा। देयर विल बी नो थ्राइस, तीसरी दफा नहीं होती है, तीसरी दफा होती नहीं है। देयर विल बी नो थ्राइस, थ्राइस तो होगा ही नहीं, वंस ट्वाइस होता है। आप किसी के मेहमान बन सकते हैं एक दिन दो दिन, एक दफा दो दफा, लेकिन तीसरी दफा आप उसका मेहमान नहीं बन सकते हैं। फॉर देन आई फाइंड द डोर शट ऑन मी, क्योंकि मैं पाता हूं फिर उस वक्त मुझ पर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसको हम दूसरे अंदाज में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जब हम किसी के किसी से
कोई काम लेना चाहते हैं, किसी से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो शुरू-शुरू में मदद करेगा, लेकिन वक़्त के साथ-साथ वो फिर बदल जाएगा। आप किसी का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप किसी से किसी का कोई एडवांटेज ले सकते हैं 1-2 दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा नहीं हो सकता, क्यों? तीसरी दफ़ा जो है लोग आप पर दरवाज़ा बंद कर देंगे, वो दरवाज़ा खुलेगा नहीं, फिर तीसरी दफ़ा ऐसा ही होगा। So I have learnt many things, son. I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles, like a fixed portrait smile. तो कहता है अब इस ये भी चेंज हो गया वक़्त के साथ, चूँकि ज़माना बदल गया तो ये भी, यानी कि पोएट कहता है कि मैं भी बदल गया हूँ। सो आई हैव लर्न्ड मैनी थिंग्स, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। सन सन मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। आई हैव लर्न्ड टू वियर मैनी फेसेस, मैंने सीखा है वियर करना, बहुत सी फेसेस को, बहुत से फेसेस को वियर करना मैंने सीखा है। बहुत से चेहरे डालना मैंने सीखा है। लाइक ड्रेसेस, ड्रेसेस की तरह, ड्रेसेस को सिमिली के तौर पर यूज किया है, जैसे कि ड्रेसेस, यानी कि ड्रेसेस को, जैसे ड्रेसेस को पहना जाता है उसी तरह से मैंने चेहरों को डालना सीखा है। जैसे इंसान कपड़े बदलता है तो कहते हैं इस तरह से मैंने चेहरा बदलना सीखा है। होम फेस एक किस्म का चेहरा, होम फेस घर का चेहरा, ऑफिस फेस ऑफिस का चेहरा, स्ट्रीट फेस गली का चेहरा। होम फेस से मतलब है अपने इनके मतलब अपने फैमिली के साथ किस तरह से बिहेव करना है, वहां कैसा चेहरा, बीवी के साथ किस तरह की फेशियल एक्सप्रेशंस, वहां कैसा मुझे बिहेव करना है, ऑफिस में कैसे बिहेव करना है, यानी कि अगर ऑफिस में बॉस है तो बॉस की तरह का बिहेव करना है, और अगर ऑफिस में सबॉर्डिनेट है तो फिर उसी तरह से बिहेव करना है। स्ट्रीट फेस यानी कि गली का चेहरा, लोगों के साथ सोशल लाइफ में कैसे उठना बैठना है। होस्ट फेस जब मैं किसी का होस्ट हूँ, जब मेजबानी कर रहा हूँ किसी की, तो उस तरह कैसा चेहरा डालना है। कॉकटेल फेस जब पार्टी में होऊंगा तो वहां कैसा चेहरा, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस पर मैंने डिफरेंट किस्म के चेहरे डालना सीख लिया है। विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स, उन तमाम कन्फर्मिंग स्माइल्स के साथ, उस तमाम किस्म की जो कन्फर्मिंग स्माइल्स आती हैं उन चेहरों के साथ, जैसा चेहरा उसके साथ वैसी स्माइल। स्माइल से मतलब मुस्कुराहट नहीं है, स्माइल से मतलब है फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे जैसा चेहरा डालना वैसे उस पे चेहरे पर तासुरात डालने। कन्फर्मिंग, कन्फर्मिंग मतलब उसके उस चेहरे के साथ कन्फर्म होते हैं, मिलते जुलते तो तासुरात, एक्सप्रेशंस। लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल, जैसे कि एक फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल होता है, जैसे एक तस्वीर में स्माइल जो फिक्स्ड होती है ना, जैसे कि तस्वीर का फेशियल एक्सप्रेशन, तस्वीर में जो एक्सप्रेशन होती है वो फिक्स्ड होती है, वो बदलती नहीं है। इसी तरह से मैंने चेहरे डालना शुरू कर दिया है और उसी अंदाज का, उसी फिक्स्ड अंदाज से चेहरा डालता हूँ, उस पर फेशियल एक्सप्रेशन लाता हूँ अपने चेहरे पर जैसा कि उसके साथ फिक्स्ड है। होम फेस जैसा होना चाहिए वैसे ही होम फेस बनाता हूँ मैं, जैसे कि एक तस्वीरी चेहरा, मतलब वैसे फेशियल एक्सप्रेशंस जो हूबहूब होम फेस के लिए होना चाहिए, ऑफिस फेस के लिए हूबहूब जैसे होने चाहिए, स्ट्रीट फेस के लिए जैसे होने चाहिए, होस्ट फेस के लिए जैसे होना चाहिए, कॉकटेल फेस के लिए जैसे होना चाहिए। इन तमाम किस्म के चेहरे में डालना शुरू कर दिया है उसी हिसाब से। And I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. तो ये आगे बढ़ रहा है इसका कि और क्या सीखा इसने, दूसरी ये अगला स्टैंजा है उसके साथ पहले में भी कहा इसने कि मैंने सीखा है चेहरे डालना, अब ये कह रहा है कि मैंने ये भी सीखा। एंड आई हैव लर्न टू, और मैंने भी सीखा है टू लाफ विद ओनली माई टीथ, कि मैं भी हंसता हूँ सिर्फ अपने दांतों से, यानी उसमें वो वार्मथ नहीं होती है, वो जोश जज्बा नहीं होता है, हार्ट और आईज वाला जज्बा। एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट, और कहता हाथ मिलाता हूँ बगैर दिल के। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय, और मैंने सीखा है कहना गुड बाय, ये भी मैंने सीखा है कहना गुड बाय, मैंने कहना सीखा है। एंड आई मीन गुड रिडंस, और जबकि मेरा मतलब होता है गुड रिडेंस का। मैंने सीखा है कि मैं बोलता हूँ गुड बाय, जब किसी से आदमी जो जुदा होता है ना तो उस वक्त हम कहते हैं गुड बाय। तो जाहिर है कि गुड बाय जो वर्ड है
गुड विशेस के लिए किया जाता है, अलविदा कहने के लिए। किसी को गुड विशेस देनी हो तो गुड बाय कहते हैं, गॉड बी विद यू, यानी तुम्हारे साथ अल्लाह हो, खुदा हाफिज, ऐसे ये गुड विशेस हैं गुड बाय के वर्ड में। लेकिन कहता मैंने सीखा है गुड बाय कहना है, दूसरे को बाहर से बोल रहा हूं मैं गुड बाय, लेकिन जबकि मेरा अंदर से मतलब होता है गुड रिडंस, गुड रिडंस, अच्छा हो गया, दफा हो गया। रिडेंस होता है अपने आप को आजाद करना, छुटकारा पाना किसी चीज से। अच्छा छुटकारा पाया मैंने इससे अच्छा छुटकारा मैंने पाया। हालांकि बाहर से जबान से बोलता है गुड बाय, लेकिन अंदर से इसका दिल कहता है दफा हो गया, अच्छा हो गया। तो ये है डबल टॉक की एग्जांपल, यानी कि दोहरा इंसान, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, डबल टॉक। ऐसे इस तरह के बिहेवियर को कहा जाता है डबल टॉक, अंदर से बोलना, अंदर से दिल का इजहार कुछ लेकिन बाहर से बोलना कुछ। तो टू से ग्लैड टू मीट यू कहना, कह रहा मैंने सीखा है कि बोलना ग्लैड टू मीट यू, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हो गई, विदाउट बीइंग ग्लैड, बगैर खुश होने के, बगैर खुश होने के। ये भी डबल टॉक का एक की एग्जांपल है। अंदर से वो खुश नहीं है लेकिन बाहर से बोल रहा है मैं बहुत खुश हूं। एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, और ये भी कहना मैंने सीख लिया है कि तुमसे मिलकर बहुत, तुम्हारे साथ बात करना बहुत नाइस रहा है, बहुत अच्छा रहा तुम्हारे साथ बात करना। इट हैज बीन नाइस टॉकिंग टू यू, तुम्हारे साथ बहुत बात करना बहुत अच्छा रहा। आफ्टर बीइंग बोर्ड, बोर होने के बाद, अंदर से इंसान बोर है, दिली तौर से बोर है, पसंद नहीं आई बात इसके साथ करनी, लेकिन बाहर से चापलूसी, बात बात से खुशामद करना, बाहर से झूठ बोलना। इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, तुम्हारे साथ बात करना बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बेहतरीन बातचीत तुम्हारे साथ रही। तो मतलब ये है कि ये डबल टॉक की एग्जांपल है कि किस तरह से मैंने भी चेहरे डालने शुरू किए हैं और किस तरह से मैंने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया है। जैसे लोग चाहते हैं उनको वैसे ही बोलता हूं, मैंने ये भी सीख लिया है। बट बिलीव मी सन, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. तो इस स्टैंजा में अब ये पोइट जो है अपनी दिल की बात कहता है कि अब मैं क्यों, मुझे ये पसंद नहीं है जो इसने पिछले 2 स्टैंजाज में कहा कि मैंने भी सीखा है नकली होना, चेहरे डालना, नकली चेहरे डालना, फिर नकली बातें करना, डबल टॉक्स करना, यानी कि जो अंदर से पोइट है वैसे बाहर से नहीं है। तो पिछले 2 स्टैंजाज में हमने यही पढ़ा, लेकिन अब ये चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान जो कुछ अंदर से होना हो वैसा ही बाहर से भी होना चाहिए। मतलब वो मतलब डबल किस्म की पर्सनैलिटी, झूठी पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये इसी में इसकी ये विश इस स्टैंजा में आती है। बट बिलीव मी सन, लेकिन यकीन करो बेटे, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी, मैं होना चाहता हूं जो कि मैं हुआ करता था। मैं होना चाहता हूं जो कि मैं हुआ करता था, यानी कि जो मेरी टेंडेंसी पहले थी वैसे भी हुआ करना चाहता हूं। व्हेन आई वाज लाइक यू, जब मैं तुम्हारी तरह था। जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे बिल्कुल दिल के खुलूस वाले होते हैं, उनमें ये पेचीदगियां नहीं होती है, दिल का मैल नहीं होता है, वो दिल के साफ होते हैं, उनमें तमीज नहीं होती है चीजों की, वो क्लास डिफरेंसेस नहीं जानते हैं, वो कास्ट डिफरेंसेस नहीं जानते हैं, वो मतलब किसी तरह का जो जो सोसाइटी ने सोशल सेटअप जो हमारा है उसमें जो ये इंसान और इंसान में तमीज आ गया, फर्क आ गया है, उसको बच्चे नहीं जानते हैं। बच्चे दिल के खुलूस वाले होते हैं, उनमें सोशल इम्पैक्ट नहीं होता। और यही पॉइंट चाहता है कि मैं वापस असली हकीकी इंसान बनूं, खालिस इंसान, प्योरिटी ऑफ हार्ट के साथ जो बच्चों में पाई जाती है। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, कहता मैं अनलर्न करना चाहता हूं इन तमाम म्यूटिंग थिंग्स को, म्यूटिंग थिंग्स, खामोश कर देने वाली चीजें। अब जो खुलूस वाला इंसान हो, जिसके दिल में इखलास हो, के दिल में साफ गोई हो, जो साफ दिल रखता हो, हैविंग अ क्लीन हार्ट, तो ऐसे इंसान के लिए ये जो डबल टॉक है या डबल फेसेस है या नकली चेहरे जो डालना है,
ये उसके लिए म्यूटिंग थिंग्स हैं। ये इसके उसके लिए ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कह सकते हैं ये उनको उसकी बोलती बंद करने वाली चीज़ें हैं। इससे इंसान असली खुलूस वाले इंसान की बात बंद हो जाती है, वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि अंदर से कुछ बाहर से कुछ तो इसकी ज़मीर कोसेगी उसको। उसमें वो कॉन्शियस जो है पूछेगी कि ये तुम क्या बोल रहे हो? तो उसी के लिए है ये। आई वांट टू अनलर्न ऑल दीज़ म्यूटिंग थिंग्स, मैं तमाम इन म्यूटिंग थिंग्स को अनलर्न करना चाहता हूँ। यानी मैं इन जो बोलती बंद करने वाली चीज़ें हैं, इनको भूलना चाहता हूँ। अनलर्न, लर्न होता है सीखना, अनलर्न उसका सीखने के बाद भूलना, उनको छोड़ देना, ये है अनलर्न का मतलब। तो मैं अनलर्न करना चाहता हूँ इसी चीज़ों को। लर्न लर्न जो है सीखना है, जब इसके पीछे अन लगाया जाए तो ये इसको इसके मीनिंग को उलट देता है। तो ऐसे जैसे जो वर्ड्स नहीं बल्कि इनको सफिक्सेस प्रीफिक्सेस बोलते हैं। सफिक्सेस नहीं, सफिक्सेस बाद में आते हैं, प्रीफिक्सेस जो है ये पहले आते हैं। तो प्रीफिक्स इसके लर्न के पीछे जो प्रीफिक्स आया है अन, तो इससे इसका मीनिंग उल्टा हो गया। इस तरह से आपने पढ़े भी होंगे कई वर्ड्स जिनके पीछे दूसरे और किस्म के प्रीफिक्सेस आ जाते हैं तो मीनिंग उल्टा होता या बदल जाता है। जैसे अभी यहाँ तो पढ़ा हमने अनलर्न, जैसे पिछले लेसन में हमने पढ़ा अनविलिंगली, इम्पॉसिबल, एब्सेंट माइंडेड, ऑटोबायोग्राफीज। ये 3-4 एग्जांपल्स लाई है मैंने पिछले लेसन में से। तो इनमें भी हम जब प्रीफिक्सेस यूज करते हैं तो मीनिंग चेंज होता है। विलिंगली के पीछे अन लगाया तो बना अनविलिंगली, पॉसिबल के पीछे इम लगाया तो बना इम्पॉसिबल, माइंड के पीछे एब्सेंट लगाया तो बना एब्सेंट माइंडेड। इस तरह से बायोग्राफीज के पीछे ऑटो लगाया तो बना ऑटोबायोग्राफीज। तो जैसा जैसा जिस तरह का प्रीफिक्स है उसी तरह से मीनिंग मॉडिफाई होता है। तो ये वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए आपको याद रखना चाहिए, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का यूज जो होता है उसके जरिए से इंग्लिश की वोकैबुलरी डेवलप करने में बहुत मदद मिलती है। आपको याद रखना चाहिए रूट्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस। रूट्स यानी कि जो मैन वर्ड है उसके साथ जो प्रीफिक्स डालते हैं तो एक किस्म का मीनिंग बनता है, जब सफिक्स डालते हैं तो दूसरे किस्म का मीनिंग बनते हैं। और हमें ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाने में भी ये मदद करते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रीलर्न हाउ टू लाफ। तो कहता है इससे ज्यादा मैं क्या चाहता हूं, आई वांट टू रीलर्न। तो यहाँ एक और प्रीफिक्स है री, लर्न के साथ। तो मैं दोबारा सीखना चाहता हूँ हाउ टू लाफ, कैसे हंसा जाए। और ये वो हंसी नहीं है जो अडल्ट की हंसी होती है, जो बच्चे की हंसी होती है उस तरह की हंसी। उससे भी ज्यादा से ज्यादा एक तो मैं क्या था पीछे मैं भूलना चाहता हूँ चीजों को, लेकिन इससे भी ज्यादा बात यह है कि मैं चाहता हूँ दोबारा सीखना कि इस हंसा कैसे जाए। फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ लाइक अ स्नेक्स बियर फैंग्स। क्योंकि कहता है क्योंकि मेरी जो हंसी है शीशे में, जब मैं शीशे में देखता हूँ अपने हंसने को, तो क्या होता है कि वो मुझे दिखाता है सिर्फ मेरे दांत जैसे सांप के नंगे जहरीले दांत होते हैं। बियर फैंग्स जो होते हैं ये सांप के वो वाले लंबे लंबे 2 दांत जो सांप के होते हैं जिनसे के जरिए से वो डसता है, जहर इंजेक्ट करता है, उनको कहा जाता है फैंग्स। और बियर से मतलब है नंगा। तो जब ये कहता है जब ये शीशे में देखता है अपने आप को तो इसको दिखता है कि ये सांप के जहरीले दांत हैं। सांप के जहरीले दांत की तरह अपने दांत दिखते हैं इसको, इसकी हंसी। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह का मेटाफोरिक सेंस है इसकी हंसी के साथ। हंसना जो है ऐसा जैसे कि जहरीले दांत हों। वैसे ये सिमिली का यूज हुआ, लाइक अ स्नेक्स बियर फैंग्स, लाइक का यूज हुआ है। तो कंपैरिजन किया है अपनी हंसी को शीशे के अंदर सांप के जहरीले दांतों के साथ। इस तरह की हंसी इसको दिखती है अपने उस हंसने में। So show me son how to laugh, show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you.
तो ये आखिरी स्टांजा है। अब कंक्लूडिंग तो अपने फ्यूचर के साथ बात करता है। सन से मतलब यहाँ फ्यूचर भी है, सिंबॉलिकली सन फ्यूचर भी रिप्रेजेंट करता है, और सन से मतलब यहाँ सन भी है, बेटा भी है। ये पास्ट में भी जा रहा है, फ्यूचर में भी जाता है, इस मतलब सेंस जो आती है यहाँ पर। सो शो मी सन, तो दिखाओ मुझे सन, मुझे फ्यूचर दिखाओ, मुझे आगे आने वाले ज़माने मुझे दिखाओ। हाउ टू लाफ, कि कैसे हंसूं मैं। शो मी हाउ, दिखाओ मुझे कि कैसे। आई यूज्ड टू लाफ, मैं हंसा करता था, एंड स्माइल, और मुस्कुराया करता था। वंस अपॉन अ टाइम, जब एक वक्त था, व्हेन आई वाज लाइक यू, जब मैं तुम्हारी तरह का था। तो यहाँ से पता चलता है कि यू से मुराद वो क्या बचपन के बात है। तो ऊपर जो सेंस है सन्स की, तो ये बेटे से भी सेंस है। तो कहने का मतलब है, अब ये चाहता है फ्यूचर ज़माना इसको बताए, दिखाए कि कैसे मुस्कुराया जाए उसी तरह से जैसे ये बचपन में मुस्कुराया करता था, उसी अंदाज में उसको वो वक़्त याद करता है ये, कि वंस अपॉन अ टाइम जो था, जब ये मुस्कुराया करता है। मुस्कुराने से मतलब आप समझ गए होंगे कि ये मेटाफोरिक सेंस में है, मतलब वैसे बिहेव करना जो प्योरिटी ऑफ हार्ट के साथ हो।